CH-19 नूर अभी खतरे से बाहर है। अद्वितीय को द स्काईलाइन हॉस्पिटल जाना है। पैराडाइज में अद्वितीय इस वक्त उसके रूम में रेडी हो रहा था कि तभी दो लोग उसके रूम में आते हैं। हाँ, ये वही दोनों थे जो अद्वितीय के लिए सबसे करीबी थे। वो दोनों लड़के ही थे और दिखने में दोनों ही अद्वितीय से उम्र में थोड़े बड़े दिख रहे थे। अद्वितीय उसके रूम में इस वक्त अपने बालों को सेट कर रहा होता है। तभी उन दोनों में से पहला लड़का अद्वितीय से कहता है, अदू। अद्वितीय का निकनेम जिससे सिर्फ और सिर्फ वो दोनों लड़के ही उसे बुलाते थे। तो अभी तो आया है और आते ही कहाँ जा रहा है? कम से कम एक दिन तो रेस्ट कर लेना। तभी वो दूसरा लड़का भी पहले वाले से सहमत होते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ अदू भाई सही बोल रहे हैं, तू आज कहीं नहीं जा रहा है। पूरे 2 हफ्ते से वहाँ यूके में था। पता नहीं ढंग से खाया भी होगा या नहीं और ठीक से सोया भी नहीं होगा तू। तेरे चेहरे पर ये सब साफ साफ दिख रहा है। उन दोनों की बात सुनकर अद्वितीय उनकी तरफ देखता है और फिर पहले वाले से कहता है, यूवी भाई मैं घर पर नहीं रुक सकता, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। और फिर अद्वितीय दूसरे लड़के की तरफ देख उससे कहता है, आयु भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने वहाँ ठीक से खाना भी खाया और अपनी नींद भी पूरी कंप्लीट करता था मैं। शायद आप दोनों ये बात भूल गए हैं कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ, तो ऐसे में मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दोनों सारी दुनिया को भस्म कर दोगे, तो डोंट वरी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अद्वितीय की बात सुनते ही आयु यूवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये नहीं सुधरने वाला है भाई, कोई फायदा नहीं है, जाने दो। वैसे यूवी की इच्छा तो नहीं थी अद्वितीय को कहीं बाहर जाने देने की, पर आयु की बात सुनकर वो ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और ये देखते ही अद्वितीय किसी छोटे से बच्चे की तरह उन दोनों पर टूट पड़ता है और वो दोनों भी अद्वितीय को कस के गले लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे अद्वितीय के दोनों भाइयों का छोटा सा इंट्रो करा देती हूँ ताकि आप लोग भी उन्हें जानो। तो सबसे पहले अद्वितीय के सबसे बड़े भाई जो है युवराज सिंह शेखावत, जिसे अद्वितीय और आयु प्यार से यूवी भाई बुलाते हैं। वैसे यूवी जैसा अद्वितीय और आयु के सामने था वो सब सिर्फ उन दोनों के लिए ही है। बाहर दुनिया वालों के लिए युवराज सिंह शेखावत एक जीता जागता जल्लाद है जो शायद ही किसी पर रहम करता होगा। यूवी भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, पर अद्वितीय जितना नंबर 1 नहीं था और उस पर सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे अद्वितीय से कोई भी जलन नहीं थी। उल्टा वो खुद अद्वितीय को आगे जाने के लिए मोटिवेट करता था। उसके बाद आते हैं हमारे अद्वितीय के छोटे पर उनसे बड़े भाई आयुष बजाज, जिसे दोनों यूवी और अद्वितीय आयु बुलाते थे। आयु भी असल में बहुत ही ज्यादा रूड, अकड़ू और घमंडी किस्म का लड़का था, पर अपने दोनों भाइयों के लिए वो किसी सॉफ्ट टॉय से भी ज्यादा सॉफ्ट था, स्पेशली उसके अद्वितीय के लिए। आयु मुंबई के टॉप नंबर 1 कॉलेज में प्रोफेसर था और आयु उस कॉलेज में सबसे कम उम्र का और सबसे हॉट हैंडसम प्रोफेसर था, जिसकी वजह से पूरी कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे लगी हुई थी, पर वो हमेशा लड़कियों से कोसों दूर भागता था। वैसे वो तीनों भाई लड़कियों के नाम से ही चिढ़ते थे। वैसे ये थी अद्वितीय की छोटी सी फैमिली जहां वो और उसके दोनों भाई थे। वैसे देखा जाए तो अद्वितीय की तरह वो दोनों भी अनाथ थे, पर आज वो एक फैमिली है। उन तीनों में ही खून का रिश्ता नहीं था, पर उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने दिल से रिश्ता बनाया था, जो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा और अनमोल होता है। वो तीनों एक साथ पैराडाइज में ही रहते थे। अद्वितीय उन दोनों के लिए उनकी जान था, तो अद्वितीय के लिए वो दोनों उसके माँ बाप की तरह थे। वो अद्वितीय से उम्र में बस 2 से 3 साल बड़े थे, पर उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उन दोनों को अद्वितीय की छोटी से छोटी जानकारी थी कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कब उसका मूड कैसा रहेगा, कब उसे ज्यादा गुस्सा आता है, सब कुछ।
द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आईसीसीयू में। इस वक्त मायरा नूर के पास बैठी हुई थी और आरव वहां खड़ी नर्स को कुछ समझा रहा था कि तभी नूर की उंगलियां हिलने लगती है और मायरा का ध्यान नूर की उंगलियों की तरफ जाता है। नूर की उंगलियों को हिलता देख मायरा की आंखों में चमक आ जाती है और वो आरव की तरफ देख उससे कहती है, आरव भाई डॉल को देखो ना, उसे होश आ रहा है। उसने अपनी उंगलियां हिलाई। मायरा की बात सुनते ही आरव नूर के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। नूर को चेक करने के बाद आरव मायरा की तरफ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, लगता है अंश सर की विश भगवान ने सुन ली और उसे पूरी भी कर दी। नूर अभी खतरे से बाहर है और उसे बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। आरव की बात सुनकर मायरा खुशी के मारे रोते हुए उससे कहती है, आप सच कह रहे हो ना भाई, मेरी डॉल ठीक है। आरव फिर से अपना सिर हिलाता है और उसका कंफर्मेशन मिलते ही मायरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं ये गुड न्यूज़ अंकल, आंटी और सारा को बताकर आती हूँ, पर आप यही रहना, डॉल कभी भी उठ सकती है। आरव मायरा को हाँ बोलता है और मायरा पहले नूर की तरफ देखती है और फिर बाहर की तरफ भागती है। आईसीसीयू के बाहर वो तीनों अभी भी चुप बैठे हुए थे। तभी मायरा भागते हुए आर्यन के पास आती है और सीधा उसके सीने से लगकर रोने लगती है। मायरा को ऐसे रोता हुआ देख वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं और तभी आर्यन मायरा से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछता है, मायू क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भागती हुई क्यों आई और रो क्यों रही हो? नूर वो ठीक है। तभी मायरा अपनी नम आंखों से आर्यन और साथ में रागिनी और सारा की तरफ देख उन्हें बताती है, डॉल बिल्कुल ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है अंकल। अभी मैंने उसकी उंगलियों को हिलता हुआ देखा और जब भाई ने उसे चेक किया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारी डॉल ठीक है और बहुत जल्द उसे होश आ जाएगा। मायरा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी रागिनी आर्यन से कहती है, आर्यन आप उन लोगों को फोन करो और बताओ कि नूर ठीक है। आर्यन अपना सिर हिलाता है और तुरंत अपना फोन निकालकर उसमें ईशान का नंबर डायल करता है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में अंश इस वक्त दरगाह पर अपना माथा टेके हुए था। तभी ईशान को आर्यन का फोन आता है तो ईशान उसका फोन उठाता है और जब आर्यन ईशान को नूर के खतरे से बाहर होने की बात बताता है तो खुद ईशान को यकीन नहीं होता। पर तभी उसे अथर्व की और इमाम की बातें याद आती है जो उन्होंने बोली थी कि प्यार में बहुत ताकत होती है और खुदा भी करिश्मे दिखाते हैं। आर्यन की बात सुनकर ईशान फोन कट कर देता है। तभी अथर्व थोड़ा डरते हुए ईशान से पूछता है, इशू किसका कॉल था और क्या कहा उन्होंने? तभी ईशान अथर्व की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई डैड का कॉल था और उन्होंने कहा कि। अचानक से ईशान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए अथर्व और साथ में अलेक्स से कहता है, नूर अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर है और उसे कभी भी होश आ सकता है। भाई अंश भाई का प्यार जीत गया और ला लिया उन्होंने उनकी जान को मौत के मुंह से वापस। अथर्व और अलेक्स भी अपना सिर हिलाते हैं और तभी ईशान अंश की तरफ देखता है जो इन सब बातों से अनजान अभी भी दरगाह पर अपना सिर झुकाए बैठा था। तभी ईशान अथर्व से कहता है, भाई अंश भाई को बताना होगा ना। अथर्व अपना सिर हिलाता है और वो लोग अंश को सब कुछ बताते हैं जिसे सुनकर अंश के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अंश उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अभी प्लीज जल्दी से वापस चलो, मुझे मेरी नूर के पास जाना है। वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं और इमाम से मिलने के बाद और दरगाह में एक आखिरी बार अपना माथा टेककर अल्लाह का शुक्रिया करने के बाद वो लोग वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अपने दोनों पैर बुरी तरह से जले हुए होने की वजह से अंश को एक कदम भी चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मानो उसकी जान निकल रही थी, पर उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अथर्व और अलेक्स ने अंश को सपोर्ट देते हुए उसे पकड़ा था।
उनकी ही सपोर्ट की वजह से अंश चल पा रहा था, वरना उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी रह सके। फिर चलना तो बहुत दूर की बात थी। वहीं पैराडाइज में इस वक्त वो तीनों हॉल में थे। तभी आयु अद्वितीय से पूछता है, वैसे अदु तुझे जाना कहाँ है? तू ऑफिस जा रहा है क्या? तभी अद्वितीय आयु के सवाल का जवाब देते हुए उससे पूछता है, भाई मुझे ऑफिस तो नहीं जाना था, असल में मुझे द स्काईलाइन हॉस्पिटल जाना है। Actually, on the very special request of Dr. Reyansh Singh Rathod, I am going there because he needs my help in a very important surgery. उन्होंने लास्ट वीक ही मुझे ये रिक्वेस्ट की थी, और आप दोनों को तो पता है कि जब बात किसी भी पेशेंट्स की जान बचाने की आती है तभी मैं खुद ही अपने डॉक्टर मोड में आ जाता हूँ। अद्वितीय की बात सुनने के बाद वो दोनों अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी यूवी अद्वितीय के कंधे पर हल्के से टैप करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहता है, वी नो एडू एंड फॉर दिस वी ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑन यू। कीप इट अप माई बॉय। नाउ डॉक्टर अद्वितीय वीर सिंह, हम दोनों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर बार की तरह इस बार भी तू सक्सेसफुल रहेगा, तो अभी जा और बचा ले एक और जिंदगी आज। यूवी की बात सुनकर अद्वितीय के हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो हंसते हुए उन दोनों से कहता है, भाई हॉस्पिटल जाते जाते मैं एक बार ऑफिस भी चला जाता हूँ, क्योंकि 15 दिनों से मैंने वहाँ अपना पैर तक नहीं रखा। तो सभी एम्प्लॉइज के तो मजे ही चल रहे होंगे कि बॉस नहीं है तो जैसे चाहें वैसे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी जाकर जरा देखूं तो सही कि मेरे पीछे मेरे ऑफिस का क्या हाल है। चलो अभी मैं निकलता हूँ। अपने दोनों भाइयों को एक बार गले लगाने के बाद अद्वितीय वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयु यूवी की तरफ देख उससे कहता है, भाई आज बेचारे एम्प्लॉइज की तो क्लास ही लगने वाली है। अदू उन सब की बैंड बजाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका टाइम और काम सबसे पहले आते हैं और बाकी सब बाद में। यूवी भी आयु की बातों से सहमत होता है और बाद में वो दोनों भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। CH20 नूर को आया होश। नूर की मम्मा कहाँ है? द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जैसे ही अंश की कार हॉस्पिटल के मेन डोर के आगे आकर रुकती है, वैसे ही अंश उस गाड़ी से नीचे उतरता है और फिर बिना अपनी हालत और जले हुए पैरों की चिंता किए वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागता है। अंश के पैर जले हुए थे, जिस वजह से उसने अपने शूज नहीं पहने थे, तो वो अभी नंगे पैर ही ICCU की तरफ भागे जा रहा था। अंश को ऐसे भागता हुआ देख वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं और उस हॉस्पिटल में अभी जितने भी लोग मौजूद थे वो अंश को ऐसी हालत में देखकर जैसे किसी सदमे में ही चले गए थे। जब अंश ICCU के पास आता है उसे वहां आर्यन और रागिनी खड़े दिखते हैं, पर जैसे ही उन दोनों की नजर अंश पर पड़ती है तो बाकियों की तरह उन दोनों को भी उसे ऐसे देखकर गहरा सदमा लगता है। तभी रागिनी अंश के पास आती है और जैसे ही वो अंश के गाल को पकड़ती है उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती है। रागिनी अंश का पूरी तरह से लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहती है, ये क्या हालत बना ली है बेटा तुमने, और बुखार कितनी ज्यादा है तुम्हें अंशु। तभी उसकी नजर अंश के पैरों की तरफ पड़ती है और वो कांपते हुए उससे कहती है, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? ये इतने जल कैसे गए अंशु? इस पर अंश रागिनी की तरफ देख उससे कहता है, मॉम ये सब बाद में, पहले मुझे नूर को देखना है। इतना कहकर अंश सीधे ICCU के अंदर चला जाता है और वो तीनों वहां आते हैं। जब रागिनी उनसे पूछती है तो वो बिना कुछ छिपाए रागिनी और आर्यन को सब कुछ बता देते हैं। इधर ICCU में अब तक नूर को होश आ चुका था और उसके साथ अभी मायरा, सारा और आरव था। पर जब अंश अंदर आता है और नूर की तरफ देखता है तभी नूर किसी बच्चे की तरह रो रही होती है। तभी अंश उन तीनों, मायरा, सारा और आरव, से अपनी सख्त आवाज में पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ?
अंश की आवाज सुनते ही वो चारों अंश की तरफ देखते हैं। अंश को वैसे देख वो तीनों भी घबरा जाते हैं, तो नूर अंश को देखकर उसकी तरफ जाती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आप ही वो हो ना जिसने नूर को उन गंदे अंकल से बचाया था। तो आपको ये भी पता होगा ना कि नूर की मम्मा और रेयू कहाँ है, तो आप बताओ ना। नूर कब से? नूर अपने हाथ से उन तीनों की तरफ इशारा करती है और अपनी बहती हुई नाक को फुलाते हुए उससे कहती है, उन तीनों से पूछ रही है पर वो लोग नूर को नहीं बता रहे हैं, कुछ भी आप बताओ ना। नूर को मम्मा चाहिए प्लीज। नूर को ऐसे रोता हुआ देख हंस को भी तकलीफ होती है और फिर वो नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी इस वक्त आपकी मम्मा तो नहीं है यहाँ। अंश की बात सुनते ही नूर छोटे से बच्चे की तरह अपने नीचे वाले होंठ को आगे करती है और उसकी प्यारी और नीली आंखों में अभी पानी भर जाता है। तभी नूर अंश की तरफ देख बड़ी मासूमियत में उससे पूछती है, कहाँ गई नूर की मम्मा? आप उनको लेकर आओ, नूर को मम्मा चाहिए। बेचारी बच्ची फिर से अपनी माँ के लिए रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देख हंस झट से नूर को अपनी बाहों में ले लेता है। नूर हंस की बाहों में रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, जो थी, नूर को मम्मा ला दो। अंश अपने जले हुए पैरों की वजह से उस सख्त फर्श पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उस पर अंश का सिर भी अभी चकरा रहा था। पर अंश को ये डर था कि कहीं उसकी वजह से नूर ना गिर जाए। इसीलिए अंश नूर को उस रूम में एक तरफ मौजूद सोफे पर बिठाता है, खुद भी उसके पास बैठता है। शायद इस वक्त अंश की बॉडी में जितनी भी बची हुई हिम्मत थी वो भी अभी जवाब दे रही थी, पर उसकी परवाह किए बिना अंश नूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, बेबी आप रो क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मा तो अभी सबसे सेफ प्लेस पर है। नूर अंश की तरफ अपने सवाल भरी नजरों से देखती है, जिसे देख अंश अपनी गहरी लाल आंखों को बंद करता है। जब अंश अपनी आंखें खोलता है वो नूर की तरफ देख उससे कहता है, आपकी मम्मा अभी भगवान जी के पास है जहां से वो आपको इस वक्त देख रही है। अंश की बातें सुनते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना सिरना में हिलाते हुए उससे कहती है, नो, नूर की मम्मा कहीं नहीं गई है, वो यही होगी, आप नूर के साथ मजाक कर रहे हो ना। नूर को पता है मम्मा यही कहीं छुपी हुई है, नूर ढूंढेगी मम्मा को। इतना कहकर नूर सोफे पर से उठती है और फिर रूम से बाहर भागती है। नूर को ऐसे भागते हुए देख उन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं और अंश बिना अपने पैरों की चिंता किए रूम से बाहर भागता है। पर जब वो तीनों बाहर आते हैं तभी वो देखते हैं कि नूर रागिनी की बाहों में है। नूर को रागिनी के पास देखकर उन चारों की जान में जान आती है। तभी नूर रोते हुए रागिनी की तरफ देखती है और सुबकते हुए उससे पूछती है, माँ। नूर जब छोटी थी तभी वो रागिनी को माँ और आर्यन को पापा बुलाती थी। नूर की मम्मा कहाँ है? तभी नूर अंश की तरफ इशारा करती है और रागिनी से अंश की शिकायत करते हुए कहती है, इन्होंने नूर से बोला कि मम्मा भगवान जी के पास है। ये झूठ है ना, और नूर की मम्मा यही है ना, आप बोलो ना माँ। नूर की बात सुनकर रागिनी अंश की तरफ देखती है जो खुद रो रहा होता है। तभी रागिनी नूर के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहती है, बेटा उन्होंने आपसे जो भी बोला वो सब सच है। नूपुर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर बेटा वो आज भी हमारे बीच में है ना, उसकी जगह हमारे दिलों में है जो कोई नहीं छीन सकता। नूर बस रोते ही जाती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो रागिनी की तरफ देख उससे पूछती है, माँ नूर के रेयू कहाँ है, और मायू दिदू, भाई ईशान, भाई और दी, अथर्व और सारा, सब कहाँ है? नूर को रागिनी और आर्यन के अलावा कोई भी याद नहीं था, और रहता भी कैसे क्योंकि इन सब के चेहरे जो बदल चुके थे। नूर के सवाल को सुनकर आर्यन नूर के पास आता है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस वो सब यही है आपके सामने। नूर इधर उधर देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो फिर से आर्यन की तरफ देख उससे पूछती है, कहाँ पापा?
तभी आर्यन उन पांचों की तरफ देखता है और फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, ये रहे बेटा। आर्यन अंश की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, ये है आपके रेयू और उनके लेफ्ट साइड आपकी दिदू और इशू भाई और उनके पीछे आपके भाई और दी। आर्यन की बात सुनते ही नूर उन पांचों की तरफ देखती है और फिर आर्यन से कहती है, नहीं ये लोग नहीं, ये तो बिग है, पर वो लोग तो छोटू थे। तभी रागिनी नूर के गाल पकड़ते हुए उससे कहती है, नूर आप खुद को तो देखिए बेटा, अब आप भी बिग बेबी हो गए हो और वो पांचों तो आपसे बहुत बड़े हैं, तो क्या वो अभी भी छोटू बेबिज ही होंगे, नहीं ना? रागिनी की बात सुनकर शायद नूर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पहले अपने खुद की तरफ देखती है और फिर उन पांचों की तरफ देख खुद से कहती है, अरे हाँ अभी नूर भी बिग बेबी, नहीं बेबी नहीं गर्ल, हाँ अभी नूर भी बिग गर्ल हो गई है तो वो सब भी बिग हो गए होंगे। इसका मतलब माँ और पापा सही बोल रहे हैं। नूर अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए अंश की तरफ देखती है और उससे पूछती है, आप सच में नूर के रेयू हो? अंश अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से नूर की तरफ बढ़ता है और फिर उसके बिल्कुल आगे खड़े होकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। जैसे ही अंश अपना सिर हाँ में हिलाता है, नूर रागिनी की बाहों की गिरफ्त से निकलकर अंश के ऊपर कूद पड़ती है। नूर के अचानक से कूदने से अंश एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाता और उसके जख्मी पैरों की वजह से उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर वो अपनी आवाज और सिसकियों को दबाए रखता है और नूर को कस के पकड़ता है ताकि वो नीचे गिरे ना। अंश के चेहरे पर जो दर्द इस वक्त झलकता है उससे सबको ये तो पता चल जाता है कि अंश के लिए अभी उस दर्द को सहना नामुमकिन सा हो रहा था। पर वो नूर के लिए चुप था ताकि अंश को दर्द में देखकर कहीं नूर ना डर जाए। तभी नूर अंश की गर्दन में अपना चेहरा छिपाए रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, रेयू नूर की मम्मा, मम्मा। तभी अंश नूर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेबी लव हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, बट हाँ माँ के लिए प्रे जरूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे हमेशा हैप्पी रहे, राइट? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है और रोते रहती है। नूर अंश से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। नूर के दोनों हाथ अंश के गले में डले हुए थे, तो नूर के दोनों पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे और अंश ने भी नूर को उसके हिप से पकड़ा हुआ था क्योंकि नूर की पीठ अब भी जख्मी थी। अंश को पता था कि नूर चुप कैसे होती है और सोती कैसे है, तो अंश नूर को उसी पोजीशन में पकड़े इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उस दौरान अंश की दर्द के मारे जान निकल रही थी पर उसे कुछ होश नहीं था। वो तो बस नूर को चुप कराने में लगा हुआ था। अंश नूर को उसी पोजीशन में पूरे 40 से 45 मिनट तक पकड़े रखता है और फिर जब नूर की सिसकियां बंद हो जाती है तभी अंश बिल्कुल धीरे से नूर की तरफ देखता है जो इस वक्त सो चुकी थी पर रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। तभी आर्यन अंश के पास आते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, अंशु बच्ची सो चुकी है, अब ला मैं इसे पकड़ता हूँ। तू अपनी हालत देख बेटा, ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। तभी अंश अपनी धीमी आवाज में आर्यन से कहता है, नहीं डैड, जैसे ही वो आपके पास जाएगी वैसे ही उसकी नींद टूट जाएगी और फिर रोने लगेगी। आप रहने दो, मैं इसे अपने रूम में लेकर जाता हूँ और फिर वहाँ सुला दूंगा। इतना कहकर अंश जब एक कदम आगे चलता है तभी अचानक से उसको चक्कर आता है पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी अथर्व अंश पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, पागल हो गया है क्या तू अंश? तुझे चक्कर आ रहे हैं और ढंग से चला भी नहीं जा रहा है तुझसे, ऐसे में तू इस बच्ची को कैसे लेकर जाएगा? ला नूर को दे, अगर तुझे चक्कर आ गया तो तू नहीं संभाल पाएगा दोनों को। अथर्व नूर को लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है तभी अंश उसकी तरफ देख उससे कहता है, नहीं मैं इसे किसी को नहीं दूंगा और ना ही इसे कुछ होने दूंगा। बहुत तकलीफ दी है मैंने इसे पर अभी मेरी वजह से इसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी।
भले ही मुझे दर्द हो पर इसकी नींद नहीं टूटेगी। इतना कहकर अंश धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और फिर वहां से 29वें फ्लोर पर उसकी कैबिन में आता है। अंश के पीछे पीछे वो सभी लोग थे, क्योंकि जैसी हालत अंश की इस वक्त थी उसे देखकर सबको यही डर लग रहा था कि कहीं बीच रास्ते में ही अंश नूर को ना गिरा दे और खुद ना गिर जाए।